हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज आपको हम रिलेशन फंक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, जिसको आप गौर से देखेंगे तो आपका 2-4 नंबर या 5 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 2-4 नंबर का आप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो रिलेशन रिलेशन का मतलब संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में आप जानेंगे तो ये जो हमने कहा कि रिलेशन सबसे पहले जानेंगे तब आपको फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन को समझेंगे और रिलेशन को समझने के लिए हमको सेट समझना पड़ेगा, सेट समझना पड़ेगा। ठीक है, सेट्स क्या होता है ना, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसकी अगर सुपरिभाषित परिभाषा हो जाए तो उसे हम सेट कहेंगे। ठीक है, और सेट्स के बाद सबसेट होता है। और दूसरा ध्यान से देखना, इस सबसेट के बाद इसमें सेट्स में क्या करना है, मान लीजिए कि सेट ए बराबर आपका 1 2 दिया गया है और सेट बी बराबर आपका ए बी दिया गया है। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी का अगर रिलेशन निकालना हो, सेट ए का सेट बी के साथ अगर रिलेशन निकालना हो तो सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में ए और बी है। ठीक है, तो ए का देखिए, ए का इसके साथ भी रिलेशन, ठीक है, एक का बी के साथ भी रिलेशन, 2 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ रिलेशन। और इस तरह से अगर रिलेशन पता करना होता है ना, तो रिलेशन पता करना होता है तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी आप मालूम कर लो, अगर कर लेते हो तो आपका यहां पे हो जाएगा सेट 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए बी, दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आपको जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा तो यही आपका क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा। चलिए, तो रिलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेट है तो दोनों सेट का क्या करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लेना, आपका रिलेशन मालूम हो जाएगा। चलिए, दूसरा बात है, दूसरा बात आपको रिलेशन करने के लिए, आप रिलेशन में तो जानेंगे ढेर टाइप का रिलेशन होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है क्लास 12 में वो 3 तरह का संबंध पढ़ना है। 3 तरह का संबंध में कौन कौन सा संबंध पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। पहला संबंध को हम लोग सौतुल्य संबंध कहेंगे, सौतुल्य संबंध। दूसरा को सममित संबंध कहेंगे, सममित संबंध। और तीसरा को संक्रामक संबंध कहेंगे। तो अभी हम लोग 3 संबंध के बारे में जानेंगे, समतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। बहुत आसान है, अगर एलिमेंट्स सेम का सेम के साथ रिलेशन हो जाए इस तरह से, तो इसको समतुल्य संबंध कहेंगे। ए से ए का रिलेशन समतुल्य संबंध। और सममित संबंध में कहेंगे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन ए के साथ में हो जाए, तो इस तरह का संबंध अगर है तो उसको हम लोग सममित संबंध कहेंगे। जैसे ए का संबंध 2 से है और इसी तरह से हो जाए कि 2 का संबंध 1 से हो जाए, तो इस तरह का संबंध अगर प्रेजेंट उसमें है तो आप समझ लेना सममित संबंध है। संक्रामक संबंध का मतलब हुआ ए का संबंध बी से हो एंड बी का संबंध सी से हो। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बात नजर में आ रहा है। ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। और यहां पे आप जरा से देखेंगे, ए का संबंध बी से और बी का संबंध हो जाए सी से। ठीक है, ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से। अब देख लीजिए, तो ए का संबंध होना चाहिए सी से, अगर प्रेजेंट है इसमें तब आप बोलेंगे कि यह संक्रामक संबंध है। एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो जरा से देखिए इसमें, अब
देखा जाए, एक चीज हम इसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा संबंध किस तरह का संबंध है। ऑब्जेक्टिव की बात है आज बहुआ, थोड़ा सा लिखा जाए कि समुच्च ए बराबर 1 2 3 पर एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि 1 2 3 पर सेट ए बराबर 1 2 3 पर, नहीं, कहता है 1 2 3 पर एक संबंध आर, एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर जो संबंध है 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 1। तो कहता है कि ए जो होगा ना ये समतुल्य होगा, बी जो है ना सममित होगा, सी जो है ना संक्रामक होगा, क्रामक ट्रांजिटिव, और डी जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जरा सा ध्यान देना तुम, ये बताओ कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, या इनमें से कोई नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब बताइए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। मैं सबसे पहले बोलता हूं कि 2 2 है, 3 3 है, अगर 1 1 होता इसमें तब तो यह समतुल्य हो जाता। इसका मतलब यह समतुल्य नहीं है, यह सबसे पहले समतुल्य नहीं है, समझना, समतुल्य नहीं है, नहीं है। अगर तुमको 2 नंबर का पूछता है तो कैसे लिखना है, बोलेगा क्यों, तो बोलना क्योंकि इसमें 1 1 डज नॉट रिलेशन, यानी रिलेशन में ये है ही नहीं भैया। देख ले जरा से, ये रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। चलो एक काम खत्म, समतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या होना चाहिए, सममित के लिए होना चाहिए इसमें क्या, 2 3 है, 3 2 है। जरा सा ध्यान से देखो, सममित के लिए क्या है, दो का संबंध 3 से और 3 का संबंध 2 से। चलो इस पर जिक्र करेंगे हम लोग। अब यहां देख रहे हैं 2 1 तो है, 2 1 ये है, ठीक है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से। लेकिन यहां पे देखा जाए कि 2 का संबंध 1 से है ना, लेकिन 1 का संबंध 2 से इसमें नहीं है, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं होगा। चलो दूसरा, अगर हम चर्चा करते हैं, सॉरी ये सममित नहीं है। अगर 2 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 2 से इसमें होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब जाके ये सममित होता है। ये एक केस से क्लियर नहीं होता है। अब दूसरा बात देखो, अगर 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, इसमें 2 का संबंध 2 से होना चाहिए ना, 2 का संबंध 2 से और क्या 3 का संबंध 3 से। जरा ध्यान देखो तो 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, नहीं। चलो एक चीज, इसका मतलब है कि क्लियर है ये 2 का 2 से 3 से 3 का होगा, 2 से 2 का संबंध है, इसका मतलब ये संक्रामक है, इसका मतलब ये सी आंसर हो जाएगा। अगर डी में तुल्यता संबंध लिखा होता बउआ, कभी कभी लिखा रहता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है मालूम, जो ये तीनों संबंध हो जाए, ऐसा रिलेशन जिसमें जो रिलेशन समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, अगर तीनों हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे तुल्यता संबंध।
बात समझ में आई? अगर ये सेम सेम होता तो समतुल्य संबंध होता, ए का संबंध बी से होता, बी का संबंध ए से होता। जैसे 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 2 से है, यहां होता 3 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 3 से होता, 2 का संबंध 1 से है तो 1 का संबंध 2 से। अगर इसमें होता तब हम इसको कहते कौन सा संबंध? तब सममित संबंध कहते। ठीक है, चलो सममित भी हो जाता और साथ में क्या हो जाता? संक्रामक भी हो जाता भाई। ठीक है, केवल समतुल्य नहीं होता। चलिए, इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप कर सकते हो क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखा जाए, दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है से देखो, कहता है कि यदि ए बराबर, यदि मान लीजिए आप को कहा जा रहा है मान लीजिए समुच्चय n में, मान लीजिए समुच्चय n में r बराबर सच दैट a बराबर b माइनस 2 कोमा b बराबर है 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R, प्रदत्त संबंध R है तो निम्नलिखित में से सही खोजना है। A में हो जाएगा आपका 6, 8 बिलोंग्स टू R, B में हो जाएगा 2, 4 बिलोंग्स टू R, C में हो जाएगा 3, 8 बिलोंग्स टू R, डी में हो जाएगा 8, 7 बिलोंग्स टू आर। जल्दी से बताइए कौन सा संबंध इसमें हो जाएगा? जल्दी से देखा जाए क्या हो जाएगा। ए बराबर बी माइनस 2 है और बी का मान 6 से ज्यादा है, बी का मान 6 से ज्यादा है, तो बी का मान 6 से ज्यादा केवल किसमें है? देखिए तो इस दोनों में है ना। चलिए बी का मान, ए का मान, ए बराबर बी का मान अगर 8 रखा जाए, 6 से ज्यादा 8 रखा जाए तो 8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। नहीं, 8 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 8 रखोगे, 6 से ज्यादा तो 8 है और यहां 8 में से 2 घटा दोगे तो 6, ए का मान 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 देख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखा जाए। ये 13 में और 18 में आया है। 13 और 18 में क्वेश्चन है, संबंध R बराबर 1, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 3 समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4 पर कैसा संबंध है? समतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, सममित संबंध है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखा जाए इसमें से क्या है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा संबंध हो जाएगा? दिमाग लगाइए सब आदमी। एक है तो 3 है इसमें, बताइए। 1 है तो 3 1 भी है ना। देखो 1 है, 1 3 है तो 3 1 भी है ना। चलिए दूसरा देख लीजिए, 4 2 है, 2 4 भी है, 2 3 भी है तो इसको 3 2 भी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता ना बउआ तब इसको हम लोग कौन सा संबंध कहते हैं? जल्दी से बोलो, तब हम इसको सममित संबंध कहते हैं। क्लियर? ये भी नहीं है, सममित संबंध भी नहीं है, सौतुल्य तो नहीं है। को कैसे सौतुल्य होता? जब 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, 4 4 होता। अगर ऐसा होता ना तब जाकर यह क्या होता? सौतुल्य संबंध होता। सेम का सेम होना चाहिए। 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, लेकिन इसमें से नहीं है। तो सबसे पहले समतुल्य तो नहीं है,
सम्मित भी नहीं हुआ। संक्रामक देख लीजिए, एक का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, तो इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, जो कि कुछ नहीं है इसमें, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का रहेगा आपको 1 2 3 4 तथा r बराबर ये रिलेशन बना हुआ है यहां से यहां तक 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3। अभी तुरंत बताए थे 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, तो कौन सा संबंध होगा बउआ? ध्यान से देखना, एक का संबंध 2 से, एक का संबंध, अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, शौतुल्य तो है, हाँ? सम्मित है क्या? एक का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 1 से कहीं है? नहीं है। समतुल्य भी नहीं है। चलिए चलिए और क्या है? 2 में देखिए समतुल्य तो है, संक्रामक हो सकता है भाई। कैसे? एक का संबंध 3 से, ठीक, एक का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से है, तो एक का संबंध 2 से मिल रहा है, एक का संबंध 2 से, देख लीजिए क्लियर। एक का संबंध 3 से, एक का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से, तो क्या एक का संबंध 2 से, वो भी तो है इसमें, एक का संबंध 2 से, देखो यहां एक का संबंध 2 से, यही तो है। आर समतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है केवल, लेकिन दोनों है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं? भिन्न संबंध कितने परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ एक बार आया है ए बी सी रहेगा, या 1 2 3 आया हुआ परीक्षा में क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हो ना, इसका सबसेट खोजना है। कोई भी रिलेशन होता है ना, कोई भी जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि A क्रॉस A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है ना सबसेट होता है रिलेशन। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A निकालिएगा, तो इसमें नंबर ऑफ 3 को एलिमेंट है, 3 या 9, और सबसेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n होता है, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका विकल्प आपका A हो जाएगा। यहां पर ABC रहेगा, तब भी आपको 2 पर पावर 9। क्यों होगा 2 पर पावर 9? क्योंकि जब रिलेशन बनाइएगा तो A क्रॉस A करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, और रिलेशन उसी का सबसेट होता है। चलिए दूसरा, नंबर ऑफ A बराबर 3, नंबर ऑफ B बराबर 2, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B, इसको कैसे निकालिएगा? तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। इसमें क्या एलिमेंट है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका भी A आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगर रिलेशन में आप देखेंगे तो इस तरह का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। 6 क्वेश्चन हमने रिलेशन का करवाया। अब थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस फंक्शन का देखते हैं। चलिए चलिए मन से पढ़िए सारे लोग, थोड़ा सा टाइम कम बचा है, रिवाइज कीजिए। चलिए, फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन जो होता है बउआ, फंक्शंस जो होता है, फलन जो होता है, कहता है ना स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन, जो खास प्रकार का रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब जरा सा देखो, फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा सा बात बोलेंगे फंक्शन में। अच्छा, संबंध में एक चीज और, थोड़ा सा मैं एक चीज छोड़ दिया। मान लीजिए सेट ए बराबर आपका है 1 2 3, ठीक है, एंड सेट बी बराबर आपका हो जाए ए बी, ऐसा करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रिलेशन बना लेना है। इसका रिलेशन बनाइएगा तो दोनों को इंटू कर लीजिए, 1 2 3, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, 1 ए हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी रिलेशन को कहेगा इसका ना इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स करना बहुत आसान है रिलेशन का बउआ। रिलेशन का इनवर्स कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना। इसको पलटा दो, केवल ए को पहले लिख दो, 1 लिख दो, बी 1 लिख दो,
A2 लिख दो, B2 लिख दो, A3 लिख दो, B3 लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन का इनवर्स अगर पूछता है तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब फंक्शन में क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग फंक्शन का देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस फंक्शन का, फंक्शन थोड़ा सा समझिए है क्या, स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशन, यानी कहने का मतलब संबंध, विशेष प्रकार का जो संबंध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब इस फंक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। अगर हम देखते हैं कि सेट ए है हमारे पास या सेट एक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। एक सेट दूसरा लेते हैं और इसमें हमारा रिलेशन है ए बी सी डी, ई भी डाल दो, ठीक है, इसका नाम दे दो बी। अगर हमको ए से बी में कोई फंक्शन मालूम करना हो, नहीं, इसको पढ़ा जाएगा फंक्शन ए से बी में, ए टू बी, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो सेट ए का जो सारा एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स और डाल दो भाई, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स जो है सेट ए के चारों एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट को हम लोग को डोमेन कहते हैं, सॉरी डोमेन कहते हैं। डोमेन को क्या कहते हैं, हिंदी में प्रांत कहते हैं, ठीक है। और इसके सारे एलिमेंट को हम लोग कंप्लीट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स होता है, इसको हम लोग कोड डोमेन कहते हैं। कोड डोमेन का मतलब होता है सह प्रांत, ठीक है। इसमें जितने सारे एलिमेंट है वह सह प्रांत कहलाता है, और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट प्रांत कहलाता है। अब जरा सा देखना, एक का संबंध बी से है, 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध ई से है। एक तो बच गया भाई, जो बच गया उसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो आपका सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और ई होगा, यह क्या है, इसका इमेज है। किसका इमेज है, इसका इमेज है। आ जाओ, इसका इमेज है। जैसे ही बोलेंगे ये इसका इमेज है, दैट मीन्स ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा परिसर कहलाएगा, ये हमारा रेंज कहलाएगा। जरा सा ध्यान से देखना, यही परिसर या रेंज कहलाएगा। बट इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे इसको हम लोग कोडोमेन या सहप्रांत कहेंगे। ये फंक्शन का नियम है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखा जाए इसको। हमने क्या कहा था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक इसमें इमेज होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक, इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसमें अगर खाली हो गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो आप इसको कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहला बात फंक्शन के लिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इसमें प्रतिबिंब होना चाहिए। ये इमेज होगा, एक का इमेज बी है और बी का यह प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आज क्या करेंगे, फंक्शन का टाइप्स ऑफ देखेंगे कि कैसे जानते हैं कि फंक्शन का टाइप क्या क्या होता है। जरा सा ध्यान से देखिए। आज हम लोग 2 तरह के फंक्शन की बात करेंगे, 2 तरह के फंक्शन का बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन देखा जाए, पहला फंक्शन को बोलेंगे हम लोग 1 फंक्शन। 1 फंक्शन। चलो 1 फंक्शन के लिए क्या करते हैं, चलो सेट ए लेते हैं या सेट एक्स लेते हैं, इधर सेट वाई लेते हैं और इससे इसमें इसका फंक्शन करना है। मान लीजिए कि हमारे सेट एक में 1 2 3 एक्स में अवयव है और इसमें हमारा ए बी सी डी और ई अवयव है। अब जरा सा देखना, इससे 1 का प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब सी है और 3 का प्रतिबिंब डी है। 1 का क्या मतलब होता है बउआ, 1 का मतलब होता है एक के ठो संबंध होना चाहिए। 1 का संबंध बी से अकेले है, हाँ, 2 का संबंध सी से अकेले है, 3 का संबंध डी से अकेले है। नहीं तो एक होना चाहिए। एक से ज्यादा जैसे हो जाएगा तो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ये आपको 1 फंक्शन हो गया। जस्ट लाइक आप यहां पर देखिए, ये x है सेट, ये y सेट है
आप देखिए इससे इसमें अगर हमने फंक्शन किया तो इसमें लिख दो 1 2 3, ठीक है। इसमें हमने लिखा ए बी सी, ठीक है। आप देखो जरा सा डी भी लिख दो भाई, ठीक है। चलो पूरे लिख दो ए बी सी डी ई। चलो एक का प्रतिबिंब ए है, दो का भी प्रतिबिंब ए है, तीन का प्रतिबिंब सी है। अब बताओ इसमें क्या है कि तीन का प्रतिबिंब सी है लेकिन एक का प्रतिबिंब ए है, दो का भी प्रतिबिंब ए है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। क्या है कि एक से अधिक का फंक्शन, ये प्रतिबिंब ए जो है ना एक से अधिक का प्रतिबिंब है। कहने का मतलब सबसे पहले तो फंक्शन को मैंने क्या कहा था कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ उसमें इमेज होना चाहिए। नहीं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स या ए, जो भी नाम दो बउआ, इस सेट का एक यूनिक इमेज सेट वाई में होना चाहिए या इस तरफ वाले में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें एक एक होता है तो उसको वन वन फंक्शन कहेंगे और एक से ज्यादा होता है तो उसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक दो बात और होती है, जरा सा देखना। ये वन वन फंक्शन देख लीजिए, अगर वन वन फंक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहता है कि मेनी वन फंक्शन होगा। अगर वन वन फंक्शन जो नहीं है वह आपका मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। आप अपने बुक में देखेंगे, जरा सा देखिए, मैं जरा सा बता रहा हूं आपको एक चीज और जान लीजिए। अगर आप दूसरी भाषा में बात करेंगे फंक्शन की एक परिभाषा कि अगर कोई फलन x से y में अगर परिभाषित है, x से y में परिभाषित है, अगर वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। वन वन को दूसरा नाम भी हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन वन वन को ही क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं यदि f के अंतर्गत, नहीं, अंडर f यानी f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयव, x के भिन्न भिन्न अवयव, x के भिन्न भिन्न अवयव, एक अलग है, दो अलग है, तीन अलग है, भिन्न भिन्न अवयव y के, ध्यान देना है, y के भिन्न भिन्न, x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब y में भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे एक है तो एक का b है, दो है तो c है, तीन है तो इसका d है, अलग अलग है, वन वन है। अदरवाइज अगर अन्यथा कह सकते हो, अन्यथा क्या बोले थे हम आपको? यह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और मेनी वन फंक्शन अन्यथा क्या कहोगे? इसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। चलिए दूसरा बात, सबसे पहले वन वन फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, इसका डिफरेंट एलिमेंट, नहीं देखो यहां से, जैसे सेट ए का या सेट एक्स का जो डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, उसका डिस्टिंक्ट इमेज भी होगा सेट वाई में। नहीं, अलग अलग, अगर अलग अलग है तब तो हम उसको कहेंगे वन वन फंक्शन, और नहीं तो अगर दो ठो का, देख लो एक का भी ए है, दो का भी ए है, तब इसको मेनी वन फंक्शन कहेंगे। यह चीज जानना है। और इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर हम प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x के लेते हैं दो अवयव, x1 और x2 अगर लेते हैं तो वन वन फंक्शन के लिए, किसके लिए? वन वन फंक्शन के लिए fx1 बराबर fx2 होगा, fx1 बराबर fx2 होगा। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। जब x1 बराबर x2 हो जाएगा तब आपको कहिएगा इसको वन वन फंक्शन है। अगर x1 बराबर x2 नहीं होता है तब कहेंगे उसको क्या है? मेनी वन फंक्शन है। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और हम लोग देखते हैं इसमें, अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं,
जरा ध्यान से देखना, ऑन टू फंक्शन की बात, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का, ऑन टू का हिंदी होता है, एक अंग्रेजी इसका और है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। ऑन टू को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में इसको आच्छादक कहते हैं, इसको आच्छादक और इसको आच्छादी, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सीधा परिभाषा है, सेट एक्स के कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इधर सेट वाई है, इसमें मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट है। चलो इधर भी 1 2 3 है, उधर ए बी सी है। तो कहने का क्या मतलब, 1 का 1 से संबंध ले लो, 2 का बी से ले लो, और 3 का सी से ले लो, ठीक है। ये तो 1 1 फंक्शन भी हो गया, इसको हम लोग 1 1 फंक्शन भी कहेंगे, और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इसका जो देख रहे हो 1 2 3 का इमेज है ए बी सी, ठीक है ना। कहता है कि इसका जो सेट y के जो एलिमेंट्स है, सेट y का जो एलिमेंट्स है, यानी इसका जो एलिमेंट्स है उसका इसमें एक प्री इमेज होना चाहिए। ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है। ये इसका इमेज है और इसका इसमें प्री इमेज हो जाए। कहने का मतलब इसमें एक को खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी फंक्शन हो गया। ये बउआ आपका 1 1 एंड ऑन टू भी फंक्शन है। ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर इसी में आपको अगर दिया रहता है, इसे जैसे सोच लो 1 2 3, इसमें ए बी सी डी, ठीक है, इससे इसका संबंध है, जरा ध्यान से देखना। 1 का संबंध मान लो ए से है, 2 का संबंध सी से है, 3 का संबंध बी से है। ये बताओ 1 1 तो है, 1 1 तो है, किंतु ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं तो ये इनटू फंक्शन है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनटू फंक्शन। ये 1 1 इनटू फंक्शन है, 1 1 एंड इनटू फंक्शन है। इनटू का हम लोग कल हिंदी बोले थे अंतःक्षेपी। ये अंतःक्षेपी फंक्शन है। अगर ये डी नहीं होता ना, इसमें डी नहीं होता तब तो ऑन टू हो जाता, लेकिन अगर एक बच जाता है तब हम इसको क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन कहेंगे। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना। अगर हमने कहा ग्राफ सही समझने की कोशिश करना, 1 2 3, मान लो 1 2 3 है, इधर में आपका ए बी सी डी ई भी है, ठीक है। अब जरा सा देखो, 1 का देखो तो ये ही इमेज है, 2 का भी ये इमेज है, ठीक है। अब बताना है 3 का ये इमेज है। ये बताओ किस तरह का फंक्शन है? सबसे पहले तो ये मेनी 1 है, मेनी 1 है, एंड क्या इनटू है या ऑन टू है? एंड ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। इनटू ऑन टू में क्या फर्क है बउआ? कि अगर एक भी एलिमेंट इसमें बचा नहीं होना चाहिए, सारा एलिमेंट इसका जो है ना, सबका एक इसमें प्री इमेज होना चाहिए। इसका सब इसमें एक प्री इमेज होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने कहा एक बचा हुआ है, इसमें देखो तो 2 3 बचा हुआ है, बचा हुआ है। मेनी 1 भी है और ये इनटू फंक्शन भी है। इस तरह की बात अगर आप याद रखते हैं तो बहुत काम देगा आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखा जाए। हम लोग देखते हैं 7 नंबर विकल्प क्या कहता है। यहां पे 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर a b c है और b बराबर 1 2 3 है, और आपका यहां से क्या बना है फंक्शन, देखिए तो क्या है, a1 है, b2 है और c2 है, ठीक है। अब जरा सा सोचिए तो इसमें क्या है, जरा सा डब्बा बनाते हैं। यहां से देखिए, दिख रहा है? चलिए एक सेट हम लेते हैं, इसमें a b c लेते हैं,
दूसरा ये ए है और ये बी है, इससे इसमें फलन है। उधर क्या है आपका 1 2 3 है। सोचिए तो फंक्शन क्या बन रहा है आपका, ए से ए का जो है ना प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का भी प्रतिबिंब 2 है। बाबा जल्दी से बताओ कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये, खोजिए। एक एक अंताक्षेपी, सबसे पहले तो मेनी 1 है भाई, कह देखिए तो ए बी का भी फंक्शन मतलब इमेज 2 है, सी का भी इमेज 2 है, 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, बी का भी 2 है, सी का भी 2 है, इधर से सब है। तो सबसे पहले तो मेनी 1 बन रहा है, अनेक एक बन रहा है। अच्छा बताओ तो इसमें एगो बच रहा है तो अंताक्षेपी होगा। अगर नहीं बचता तब आपको आच्छादक हो जाता। नहीं मान लो इसमें से कहता रहता तो इसका अगर बनता ना इसका भी, तब आपको आच्छादक है। बच गया तो अंताक्षेपी, जिसको हम लोग अनाच्छादक भी कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। चलिए इसका बी हो जाएगा। 8 नंबर में देखिए, ये तो डिफिनेशन हमने बताया था, एफ x1 बराबर एफ x2, अगर दोनों बराबर है और x1 बराबर x2 आ जाएगा फॉर वैल्यूज, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू, जिसको पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो एफ ए से बी कैसा फलन होगा, कैसा फलन होगा, एक एक फलन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा जी। ये x1 बराबर x2 हो जाएगा और ये बराबर है तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। एफ ए से बी में अगर फलन ऐसा है जो आच्छादक फलन होगा, इसके लिए क्या होता है मालूम, हमने क्या कहा था कि सेट यहां बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक इसमें प्री इमेज होना चाहिए। नहीं, इसका एक इसमें क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। जैसा कि मैंने समझाया था, ए बी सी इधर में दे दो भाई, 1 2 3, एक का ये इमेज हो गया, 2 का 3 हो गया, सी का ये हो गया। देखो तो एक भी खाली बचा हुआ भी नहीं है, इसमें बचा हुआ भी नहीं है, और इसमें ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 2 है, और एक का प्री इमेज ए है, 2 का प्री इमेज सी है, 3 का प्री इमेज बी है, यानी दोनों में बराबर है नंबर ऑफ सेट, यानी एफ ए बराबर कहां है, एफ ए बराबर बी, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार देंगे ठीक। अगर इसी में रहता, जरा सा नीचे वाला देखो तो इनटू फंक्शन कब होता, जरा सा देखो इसमें इनटू फंक्शन कब होता, जबकि एफ ऑफ ए सबसेट ऑफ बी, नहीं यही होगा ना, सबसेट ऑफ बी होगा। देखो जरा सा, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब, बचा भी हो सकता है उसमें ना, यानी एफ ऑफ ए जो है ना बी का क्या है, एक सबसेट है, तो ये तुम्हारा अनाच्छादक फलन हो जाएगा, जिसको हम लोग इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। चलिए आज ये 10 ऑब्जेक्टिव बताया और मैंने रिलेशन फंक्शन से संबंधित कुछ बातें बोला, जिसको समझ में आएगा फिर देखिए इसके बाद का वीडियो जो आएगा वो आपको परीक्षा के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से और अति उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा, उसको देखेंगे। बाकी ये देखिए इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपको, हमको लगता है 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपको रहेगा। चलिए इसके साथ आप बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।